नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, हमारी मुलाकात जो कि प्रातः काल हुआ करती थी, अब जो है रात के 9 बजे होती है और ये भी एक अच्छा समय है क्योंकि यहाँ पर खाना ना खा करके आप सभी लोग इत्मीनान से बैठते हैं। और सुबह शिकायतें आ रही थी कि सर सुबह सुबह से जल्दी उठ नहीं पाते हैं। हालांकि सुबह की पढ़ाई अपने आप एक अच्छी बात होती है, लेकिन क्यों ना हमने कहा एक प्रयोग किया जाए कि आप लोग की डिमांड पर रात के 9 बजे हम लोग मिलते हैं। तो अब मैं आपसे इस शिकायत की उम्मीद नहीं करना चाहूंगा कि आप कहें कि सर हम सुबह नहीं देख पाते हैं। अब आप 9 से 9:30 पौने 10 तक का एक अपना बढ़िया शेड्यूल बना लीजिए और क्लास अपना देखा कीजिए। बाकी जो भी कोई अन्य दिक्कतें होंगी, कोई समस्या आपको पढ़ाई में आती हैं, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हमारा है 8604409201। इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के आज के सेशन को हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि भाई आज का हम जो है टॉपिक क्या है और कौन कौन से प्रश्नों को हमने पूछा था आपसे। तो अभी बताइए, पिछले दिन हमने आपसे पूछा था प्रश्न कि अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो सारे 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोगों ने सही उत्तर दिया था। लेकिन आज मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि तुरंत मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि अभिनव भारत, जिसके ऊपर प्रश्न बहुत बनता है, ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। जिन्होंने उत्तर दे दिया था उसको तो मेरी तरफ से 5-5 रुपए वाली डेयरी मिल्क इनाम। लेकिन जिन्होंने उत्तर नहीं दिया था किन्हीं कारणों से, अभी मुझे आप क्लास में दे दीजिए कि भाई आखिर इसकी स्थापना किसने की थी। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, भगत सिंह और वीर सावरकर और जो है लाला लाजपत राय, इन तीनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अभी मुझे तुरंत आप इसका उत्तर बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा। आज ज्यादा तेज में नहीं बोल पाऊंगा, तबीयत थोड़ा सही नहीं है विगत 2 दिवसों से, ठीक है, तो दवाई खा के पढ़ा रहा हूं, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ज्यादा लाउडली आवाज में मेरी नहीं निकलेगी आज, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का पहला टॉपिक क्या है। अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी बलों ने पकड़ लिया है। न्यूज पुरानी हो गई, 2 दिन पहले हो गया है, लेकिन ये अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संडे को मैं नहीं कराया था। अब ये जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लाया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है और उन पर जो है उचित कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका की यह नीति ठीक नहीं है अपने आप में, है ना। यह दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो नियम और कानून होते हैं, यह टॉपिक दरअसल आपके जीएस पेपर सेकंड का जो आपका यूपीएससी पीसीएस का है, उसमें जो सेकंड पेपर आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाला आता है, इंटरनेशनल रिलेशन का आता है, उससे कोरिलेट करता है। किसी भी देश के राष्ट्रपति को हमले कर करके जो है उठाना, वहां से फिर उन पर मुकदमा चलाना, इट्स नॉट ए गुड मेथड फॉर आवर इंटरनेशनल रिलेशन एंड आवर क्या कहते हैं फॉर आवर इंटरनेशनल जो है फैमिली, आप यूं कह लीजिए। भाई ये चीज सही नहीं है ना। आप कोई आतंकवादी हमला करता है, कोई वहां पर टेरर अटैक होता है, वहां पर आप कार्रवाई करते हैं, दैट्स वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके आप पहले आते हैं, ये अपने आप में दादागिरी इसको कहते हैं, है ना, दादागिरी कहते हैं इसको। ये नहीं होना चाहिए। अगर कुछ चीजें हैं गड़बड़ तो उस पर उचित कार्रवाई कीजिए, आप अंतर्राष्ट्रीय जगत पे आप उसके खिलाफ जो है काम कीजिए। ऐसा करना जो है किसी के सामरिक संबंधों के साथ साथ वहां की क्षेत्रीय प्रभुत्ता और संबंधता के लिए सही नहीं माना जा सकता है। हालांकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब अमेरिका लेके आए तो वहां के जो उपराष्ट्रपति थी उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अभी नियुक्त किया गया वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। चलिए तो ये खास बात है। ट्रंप बाबू जानते हैं आप खतरनाक हैं, ठीक है, और ट्रंप बाबू के अनुसार मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस के युवो जिमा के माध्यम से न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। कहा जा रहा है कि वेनेजुएला में इस पूरी कार्रवाई में लगभग 40 के अप्रॉक्स लोग जो है मौत हुई है। कुछ अमेरिका के कुछ सिपाही घायल हुए, उनके मौत तो नहीं हुई, लेकिन वेनेजुएला के कुछ 40 व्यक्तियों की मौत की घटना इसमें, मौत की बात इसमें सामने आई, जो वहां के रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ठीक है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पहले से मौजूद थी और यह कार्रवाई देश में राजनीतिक संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए की गई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का प्रशासन संभालेगा और उसके विशाल तेल संसाधनों का उपयोग करेगा। अमेरिका अपने आप एक विचित्र राष्ट्र है अपने आप में। देश पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर कहीं बवाल कहीं होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ जरूर होता है। बात चाहे अफगानिस्तान की कर लीजिए, चाहे सीरिया कर लीजिए, चाहे जहां कर लीजिए, अफगानिस्तान का हाथ सब जगह होता है, सॉरी अमेरिका का हाथ सब जगह होता है। और ये बहुत खतरनाक चीज अपने आप में, इसलिए अमेरिका को काउंटर करना अपने आप में क्या बड़ा आवश्यक है, ठीक है। और इस काउंटर करने में चाइना प्रमुख देश के रूप में हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। और ये अपने आप पे खतरनाक चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना।
अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि भाई यह घटना अमेरिका लैटिन अमेरिकी संबंधों में गंभीर तनाव को दर्शाती है। किसी संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों यानी कि समझौता और गैर हस्तक्षेप पर प्रश्न उठाती है कि अगर कोई देश संप्रभु राष्ट्र है तो भैया वो अपने नियमों और कानून के आधार पर चलता है। आपको कोई हक नहीं है कि आप जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और संप्रभु राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन करते हुए कि आप किसी देश के राष्ट्रपति के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करें। यह सही नहीं है अपने आप पे। इस पर प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तेल संसाधनों का उल्लेख भू राजनीतिक और आर्थिक हितों की ओर संकेत करता है। यह मामला मानवाधिकार, ठीक है, और कई अन्य बिंदुओं को दर्शाता है। जैसे कि ठीक है भाई, ऐसे कैसे मानवाधिकारों का तो उल्लंघन है भाई कि आप किसी को ऐसे पकड़ के आ गए अपने यहां पे, और वो भी वेनेजुएला सा देश। आपने अपने किसी राज्य के व्यक्ति को नहीं उठाया है, आपने किसी और संप्रभु देश के प्रेसिडेंट को आपने उठाया है। ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त राष्ट्र के चार्टरों में से नहीं मेल खाता है अपने आप पे। तो इस पर मुद्दा बनता है, आपके एग्जाम प्रश्न यहां से पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसको आईआर के पॉइंट से आप लोग क्या कीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा भाई साहब। ठीक है, अभी तो नींद नहीं आ रही ना बॉस, है ना, अभी तो खाना वाना बना के तो बैठे होगे अपने आराम से। 9 बजे मैडम से बतियाने का टाइम हो, साहब से बतियाने का टाइम होता है, गलत बात है, उसको थोड़ा और शिफ्ट कर लीजिएगा, है ना, बात बतिया लीजिएगा। अभी हमसे बतिया लीजिए, ठीक है, हमसे भी थोड़ा बात कीजिए, ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मुझसे बात कीजिएगा तो मजा आएगा आपको। ठीक है, मैडम जी से साहब जी से कीजिएगा तो बवाल होगा। कई बार साहब जी लोग मैडम जी लोग अपने मैडम जी की साहब जी की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, फला से नहीं बात करनी, जाओ चलो हटाओ, क्या कीजिएगा, मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है आजकल भाई साहब। हालिया समाचारों में अमेरिका द्वारा गिरफ्तार किए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात और यहां पर, चूंकि वेनेजुएला चर्चाओं में है, इसलिए आप लोग क्या काम कीजिएगा, मैप में जो अंतरराष्ट्रीय मैप होता है उस मैप में जो वेनेजुएला की जो अवस्थिति है उसके बारे में एक बार आज ही आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास के बाद जो है इसको रेडी कर लीजिएगा। भाई कहां पर इसकी अवस्थिति है, क्या क्या यहां पर फेमस है, क्योंकि वेनेजुएला के बारे में प्रश्न बन सकता है। डायरेक्टली नहीं बनेगा लेकिन इनडायरेक्टली प्रश्न आजकल यूपीएससी में पीसीएस में खूब पूछता है। और एक बात और मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं आपसे कि भाई आरओ की वैकेंसी आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। इसलिए अगर गलती रह गई है आपसे 2023 वाले में, या आप एलिजिबल नहीं थे अब एलिजिबल हो गए हैं, तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए ये अब वेनेजुएला के बारे में पढ़ना, ये आपको मैं टास्क देता हूं। ये आज आपका क्या है, होमवर्क है। जो पहली नंबर की कॉपी आपने बनाई होगी उसमें टास्क यानी कि SW यानी कि होमवर्क नोट कर लीजिए, मैपिंग इसी कर लेनी है। तो कौन है वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है, हुगो सावेज, निकोलस मादुरो, जुआन गुएडो या फिर राफेल कोरिया, कौन है? अभी हमने बताया मादुरो साहब है ना, तो बस निकोलस मादुरो। ठीक है, ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना, एक तपस के नाम से एक स्कीम वहां पे चल रही तमिलनाडु में, जो कि वहां के राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक प्रकार की योजना है अपने आप में। क्या योजना है, आइए एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं कई सारे पॉइंट आपको द हिंदू से कराता हूं, आप लोग द हिंदू को सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, कुछ कुछ आर्टिकल द हिंदू के जो निकलते हैं उनको भी मैं करूंगा। जैसे अभी द हिंदू में एक आर्टिकल निकला हुआ था 3 तारीख वाले में, जो वेस्टेज होता है उसको लेकर के, तो उस पर एक आर्टिकल मैं बना दिया है। क्योंकि समय नहीं रहता मेरे पास इतना ज्यादा, तो यूट्यूब पर मैं इतना नहीं आ पाता हूं, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि उन आर्टिकल को मैं आपको कराता रहूं द हिंदू के। इससे द हिंदू पढ़ने की जो आपकी समस्या है वो वाइंड अप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये बात, अच्छा इसमें भी न्यूज है द हिंदू से लेकर के डेली न्यूज, आर न्यूज जो पीआईबी की होती है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऑथेंटिक स्रोत है ये हमारा करंट अफेयर्स, इसको देखिएगा आप। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप बिना मतलब इधर भागते रहते हैं, सर ये कर ले, सर वो कर ले। अरे भाई जो आता है उसको करते रहिए, बस हो गया काम आपका, दिमाग कहां लगा तो एक्स्ट्रा वाला। चलिए चर्चा में क्यों है भाई सब ये स्कीम, क्योंकि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, एमके स्टालिन है। इन्होंने ही 3 जनवरी 2026 को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नई तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना, तमिलनाडु एज्योर्ड पेंशन स्कीम टपस की घोषणा के कारण की जो है ये क्या है, न्यूज चर्चाओं में है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट यही है कि तमिलनाडु सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है, और इस नई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के, अब यहां से पॉइंट समझिएगा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित मूल्य, जो उनको अंतिम मूल्य मिलेगा वेतन का, उस आहरित मूल्य के वेतन का 50% पेंशन के रूप में आश्वस्त किया जाएगा। जो अंतिम जो उनका सैलरी होगा, जो उनको मिल रहा होगा, जो आहरित हो रहा होगा, उस पर उसका 50% पेंशन के रूप में सरकार दे करेगी। राज्य सरकार ने यह निर्णय दरअसल 3 सदस्यीय पेंशन समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया है, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव, ठीक है,
गगनदीप सिंह बेदी ने की थी। समिति ने विभिन्न पेंशन योजनाओं का अध्ययन कर तमिलनाडु के लिए उपयुक्त जो है पेंशन योजना को लॉन्च किया। ठीक है, तो ये बात आपके लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या क्या इस पूरे स्कीम के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो राज्य अलग अलग राज्य सरकारों की योजनाएं होती हैं जो कि एक तरीके से वृद्धों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए या सामाजिक स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड होती हैं, उन पर प्रश्न अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में आपके। ठीक है, तो नॉट ओनली यूपी से रिलेटेड न्यूज बल्कि अदर स्टेट में जो भी ऐसी योजनाएं होती हैं उन पर प्रश्न खूब बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो क्या है योजना। और पेंशन तो वैसे भी आजकल छाया रहता है, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के यूपी में तो बहुत सारा बवाल होता रहता है, आप जानते हो, खासकर शिक्षक लोग खूब करते हैं। प्राइमरी शिक्षक लोग जो है पुरानी पेंशन को लेकर के खूब बवाल काटते हैं। नहीं करना भी चाहिए वैसे तो, है ना, पेंशन अच्छी चीज थी अपने यहाँ पे देखा जाए तो। आप लोगों को क्या लगता है भाई, बताइएगा इस पर। पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। ठीक है, एक बात, जिन कर्मचारियों ने कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम सीपीएस के अंतर्गत सेवा प्रारंभ की है और तपस लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हें विशेष करुणा पेंशन, स्पेशल कंपेंसेशन एक तरीके से दिया जाएगा उनको। ठीक है, सेवा के दौरान मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में रुपया 25 लाख तक की ग्रेच्युटी भी दी जाएगी। तो ये एक खास योजना है, अच्छी बात है ये, है ना। चलिए, पेंशनरों को 2 वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता यानी कि जो डीए होता है, डीए सेवा कर्मचारियों के समान मिलेगा इनको। पेंशनर की मृत्यु के बाद 60% पेंशन पारिवारिक पेंशन के रूप में भी नामित लाभार्थी को दी जाएगी। कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% पेंशन फंड में योगदान करेंगे, जबकि अतिरिक्त भार राज्य सरकार वहन करेगी अपने आप पे। तो ये इस स्कीम की कई सारे पॉइंट है जो आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप बताइए इस पर प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका उत्तर। तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना, तपस, तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना, तपस इसको इन शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, तपस के अंतर्गत पेंशन की राशि किसके बराबर होगी। अंतिम वेतन का 40%, अंतिम मूल वेतन का 50%, औसत वेतन का 60% या मूल वेतन का 75%। क्या होगा, अंतिम आहरित मूल्य का इतना परसेंट पर पेंशन मिलेगी। याद आया आपको, कितना बताया था मैंने, कितनी आहरित मूल्य थी इसकी। तो आहरित मूल्य जो मैंने आपको बताई थी वह अंतिम मूल वेतन का कितना था, 50% था भाई साहब। तो बी इज द क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है, टिक लगा लीजिएगा इस पे। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट मैसेज वो नहीं जो फला ने कहा था, इसको याद रखना, मेरा बर्थडे वो इंपॉर्टेंट है, वो बात के लिए, अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बर्थडे डेट भूल जाइएगा तो बॉल हो जाएगा। चलिए, आजकल किसी को बर्थडे गिफ्ट ना दीजिए, बर्थडे विश ना कीजिए तो भाई साहब शादी से पहले डिवोर्स हो जाता है, बड़ा खतरनाक मामला चल रहा है, बचे रहिएगा इससे आप लोग। चलिए, नृत्य कालिंदी पुरस्कार यह भी चर्चाओं में रहा है। ठीक है, तो भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायणन को जो है ये नृत्य कालिंदी पुरस्कार दिए जाने से यह पुरस्कार अभी क्या है, चर्चाओं में है। इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, और टिक लगा लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे तो जितने मैं प्रश्न कराता हूं सबके सब इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जिसको मैं कहूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट, टिक लगा लीजिए, समझ लीजिए कि वो पेपर में आउट प्रकार का प्रश्न है, ये आएगा, संभावना प्रबल है, संभावना। ठीक है, चलिए, भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायणन को 19वें नृत्य महोत्सव, 19 नंबर का नृत्य महोत्सव है, इस 19वें नृत्य महोत्सव के अवसर पर म्यूजिक एकेडमी चेन्नई में प्रतिष्ठित नृत्य कालिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार जापान के चेन्नई स्थित वाणिज्य दूतावास के जनरल काउंसिल, ठीक है, तकाशिनी मुनो द्वारा क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। ठीक है, क्या है नृत्य कालिंदी पुरस्कार, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दरअसल नृत्य कालिंदी पुरस्कार भारत में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र का एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक प्रसार में आजीवन योगदान दिया। ध्यान दीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर में जो प्रमुख नृत्य विधाएं हैं उन पर प्रश्न खूब पूछता है, कौन सा नृत्य किस राज्य में जो है किया जाता है। तो नृत्य विधाएं जितने भी हैं उन, ये टास्क नंबर 2 है आपका, आर्ट एंड कल्चर में से ये आपको रेडी करना। टास्क नंबर 2 है आपका, क्या है टास्क नंबर 2, जितने भी नृत्य विधाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो नृत्य पुरस्कार होते हैं उनके बारे में भी, विधाएं और प्लस पुरस्कार, ये इनको आपको क्या करना है, रेडी करना है। ये होमवर्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 1 मैंने बता दिया आपको कि वेनेजुएला के बारे में पढ़ना है,
और वेनेजुएला को पढ़ने के साथ साथ में नृत्य विधाएं और नृत्य पुरस्कार कौन कौन से होते हैं वो पढ़ना है आपको, ठीक है। इस पुरस्कार को प्रदान करने वाली संस्था कौन है, तो ये प्रदान करती है म्यूजिक एकेडमी चेन्नई प्रदान करती है। वार्षिक नृत्य महोत्सव के दौरान इसको जो है दिया जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, क्या इसका उद्देश्य होता है इस पूरे पुरस्कार का, तो शास्त्रीय नृत्य परंपराओं का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्कृष्ट कलाकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। गुरु शिष्य परंपरा और सांस्कृतिक निरंतरता को प्रोत्साहन मिलता है। कला संस्कृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट का सम्मान मिलता है अपने आप में। ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्को डांस करते हैं ना, यो हानी वाला, ये सब डांस नहीं होता है भाई साहब। जो हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं और ये हमारी संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यो हानी सिंह पे जो आप डांस करते हैं बॉस, वो डांस नहीं होता है, फुहड़ता इसको कहते हैं हम लोग ना। फुहड़ता नहीं करनी है आपको, ठीक है। डांस नृत्य एक अपने आप में एक अलग कला है, अपने आप एक विधा है, उसको संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या कि आप उसको संरक्षित नहीं करते हैं, आप डीजे बजाते हैं, ठीक है, और डीजे पर डांस करते हैं बिना मतलब वाला, हाथ पैर टूट जाए उसमें से, है ना, उससे कुछ मजा नहीं आता है, उसे आप फोड़ता उसको कहते हैं हम, है ना। चलिए, किन नृत्य शैलियों के लिए या पुरस्कार दरअसल विभिन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी आदि में उत्कृष्ट योगदान के दिया जाता है। अब भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, इन पर सब पर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इन सबको याद करना है भाई साहब आपको, ठीक है। जितनी प्रमुख नृत्य विधाएं हैं ये बहुत आवश्यक है। फीमेल आप है तो कथक वगैरह सीखिएगा, आपकी बॉडी और बाकी आपका मन मस्तिष्क बहुत अच्छा रहेगा। भरतनाट्यम, कथक, ये सब बहुत अच्छे नृत्य होते हैं, सीखना चाहिए। मेल फीमेल दोनों करते हैं मोस्टली, है ना। चलिए, अब आप बताइएगा प्रश्न क्या होता है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल डांस लोग सिखाते हैं, डांस एकेडमी में डांस करना सिखाते हैं, अनवांटेड वाला डांस, कथक भरतनाट्यम नहीं सिखाते हैं। आपके घर में अगर भाई बहन बच्चे हैं तो अपने बच्चों को भरतनाट्यम कथक सिखाइए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो डांस नहीं करता, ऐसे आजकल लड़के लोग करते हैं, ये नहीं होता कुछ हो, बवाली होता है सब डांस, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता है। चलिए, पता नहीं क्या सीखते रहते हैं। एक मेरा जो है दीदी का बेटा है, तो एक दिन मेरे पास आया, कह रहा है कि मामा जी आपको पता है आपकी शादी क्यों नहीं हो रही। मैंने कहा क्यों नहीं हो रही, बताओ भाई सब क्या रीजन है। मुझे लगा कहेगा सर जॉब नहीं इसलिए नहीं हो रही है। क्या कह रहा है, कह रहा आपने ये जो हैंड वॉच पहनी ना, ये स्टाइलिश पहनी है, ऐसे नहीं गोल वाली, वो डायल वाली जो आती है उसको पहनी है। मैंने कहा अच्छा। फिर कह रहा सर नीचे कीजिए। मैंने कहा ठीक है ओके। कहता बाल को ना ऐसे से उठाइए ऊपर, ऐसे करिए, मोचो टाइप के लेगिए, और हाथ को ऐसे से करते रहा करिएगा। थोड़ा सा शूज को चेंज कीजिए। आप क्या सा आप पुलिस वाला शूज पहने हैं, प्रोफेशनल वाला, बोले शूज बड़ा वाला पहनिए, व्हाइट कलर का शूज पहनिए, ऐसे बोला। बोले जीन्स पहनिए, आप प्रोफेसर लगते रहते हैं ऐसे। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ, इससे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे मामा जी। और किस क्लास में पढ़ता है भाई साहब, मात्र 5th क्लास में पढ़ता है, बताइए। तो अब ये सोच लीजिए आपकी क्या जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। समाज कहां जा रहा है, तो डांस ऐसे लोग कराते हैं अपने बच्चों को। मैंने कहा ठीक है गुरु, ऐसे ही फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए, भरतनाट्यम की प्रख्यात बहुत गजब बढ़ के भाई साहब, आप उनकी बातों को सुन लेंगे तो क्या कीजिएगा। भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया। माफ कीजिएगा, कलानिधि था वो, कलानिधि नहीं था, कलानिधि पुरस्कार था वो। तो ये पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया गया है। संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, म्यूजिक अकादमी चेन्नई, कला क्षेत्र फाउंडेशन, ठीक है। कलानिधि पुरस्कार था, कलानिधि नहीं था भाई साहब। देखो मेरे मुंह से गलती निकल गई भाई साहब, ये जो है ना, ये कहां गया, ये कलानिधि पुरस्कार है, ठीक है, ठीक है, कलानिधि। अभी तक मैं कालिंधनी पुरस्कार बोल रहा था, माफ कीजिएगा। चलिए, तो ये बताइए संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया है, ललित कला अकादमी के द्वारा दिया गया है, म्यूजिक अकादमी चेन्नई के द्वारा दिया गया है, या फिर कला क्षेत्र फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। बताइए क्या है इसका उत्तर, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या, बी वाला। क्या होगा बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा जो है म्यूजिक अकादमी चेन्नई, यानी सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअली उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। वर्चुअली इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है भाई साहब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। खेलते हैं आप लोग वॉलीबॉल की नहीं खेलते हैं, अच्छा गेम होता है ना, फिजिकल स्टेमिना बड़ा मजबूत होता है इससे, वॉलीबॉल से। पीएम मोदी ने 4 जनवरी को वाराणसी में 4 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअली क्या किया, उद्घाटन किया है।
वाराणसी में 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? वाराणसी में हो रहा है। ठीक है, प्लेस पूछ सकता है आप एग्जाम में, याद रखिएगा इसको। चैंपियनशिप काशी के सिगरा स्टेडियम में होगा। कहां होगा? सिगरा स्टेडियम। अब ये इस स्टेडियम का नाम ही पूछेगा, कई बार ऐसे स्टेडियमों का नाम पूछता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए अलग अलग राज्यों की 58 संस्थाओं की टीमों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें बनारस पहुंच चुके हैं और इस खेल में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए भैया, इस पर उत्तर क्या हो जाएगा इसका फटाक से। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन वाराणसी के किस स्टेडियम में किया जा रहा है? तो या तो शहर पूछ लेगा या उस शहर में जो स्टेडियम है वो पूछ लेगा। तो इकाना स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम, सिगरा स्टेडियम या फिर मालवीय स्टेडियम। मोस्टली अगर कोई लोग नहीं जानेंगे तो इसको लगा देंगे टिक, मालवीय स्टेडियम। ये नहीं होगा बॉस, क्या होगा बताइए? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सिगरा, यानी कि सी इज द, सी से सिगरा है ना, सिगरा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। दुलहस्ती चरण सेकेंड जल विद्युत परियोजना अभी ये चर्चाओं में आ गई है पाकिस्तान के विरोध के कारण। आप जानते होंगे नदी जल विवाद जो होता है ये एक बड़ा मुद्दा है बॉस, और इस पर मैं आपको एक चीज बता दूं आप लोग को कि जो नदी जल विवाद होता है, ठीक है, नदी जल विवाद, नदी जल विवाद ये दरअसल आपका जो है राष्ट्रीय, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर होता है। अंतरराष्ट्रीय जैसे कई बार बांग्लादेश और भारत में गंगा नदी याद को लेकर के होता है, कई बार पाकिस्तान और क्या कहते हैं भारत में सिंधु नदी जल समझौते से लेकर के अलग अलग मुद्दों पर होता है। नेपाल में भी, भारत में भी कई बार नदियों को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर जो भी नदी जल विवाद हैं, इन दोनों के मसले में जो भी नदी जल विवाद है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य स्तरीय जो हैं, जैसे आपका राज्यों में कावेरी नदी जल विवाद, गंगा नदी जल विवाद और ऐसे कई प्रकार के नदी जल विवाद के मुद्दे जो हैं छाए रहते हैं। तो आप लोग क्या काम कीजिएगा, इन मुद्दों को अलग अलग पढ़ लीजिएगा और आज ही पढ़ लीजिएगा। कम से कम भारत की जो राज्य जल नदी विवाद हैं उनको एक बार रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आप एग्जाम में आता है बॉस। मैं एक बार बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करंट के साथ साथ में जो चीजें मैं आपसे कहता रहता हूं आप उन पर प्लीज काम किया करिए। आप 15 दिन ये काम करके देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि बहुत मोटिवेशन आपको फील होगा, आप बहुत बड़े स्तर की तैयारी कर लेंगे। लेकिन जितना कहता हूं कितना कीजिएगा जरूर से, क्लास के बाद होमवर्क की जरूर कीजिएगा। तो मैंने क्या कहा कि कम से कम राष्ट्रीय स्तर के जो भी नदी जल विवाद है वो आपको आज रेडी कर लेने हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं। और ये लूसेंट में आपको मिल जाएगा, लूसेंट में इकट्ठा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी में भी दिया गया होगा, लूसेंट में अलग से लिया गया होगा, इसको आपको रेडी करना। ये भी आपका क्या है, टास्क नंबर 3 है, या टास्क नंबर 3 है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी भारत के एक प्रोजेक्ट जो आपका है दुलहस्ती चरण, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर के तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, क्योंकि भारत ने चिनाब बेसिन में अपने जल विद्युत क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर दुलहस्ती चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण को हरी झंडी दे दी है और इसी को लेकर के विवाद हो गया है। इसे हाल ही में तकनीकी और आर्थिक मंजूरी मिली है। यह मौजूदा दुलहस्ती पावर स्टेशन जो कि 390 मेगावाट का है के अलावा एक अलग क्या है अपने आप में परियोजना है। ठीक है, सिंधु जल संधि 1960 के तहत पश्चिम नदियां जिसमें सिंधु झेलम नीचनाव आती हैं पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं, आप जानते होंगे। लेकिन भारत को इन पर रन ऑफ द रिवर परियोजना बनाने का अधिकार है। शर्त क्या है इसमें, बशर्ते हुए पानी को रोके नहीं। भारत का तर्क यह है कि परियोजना बिजली उत्पादन के लिए केवल बहते पानी का उपयोग करती है, संधि के पूर्ण अनुपालन में है अपने आप पे। लेकिन इस पर पाकिस्तान कहता नहीं भैया, इस पर मामला गड़बड़ है। ठीक है, पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया है। उसकी आपत्ति क्या है, उसकी आपत्ति मुख्य रूप से परियोजना के डिजाइन को लेकर के है। पाकिस्तान का दावा क्या है, उसका दावा यह है कि बांध का गेटेड स्पिलवे और पॉन्डेज पानी जमा करने की जो क्षमता होती है भारत को पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता देता है, जो IWT के अनुबंध D का उल्लंघन है। पाकिस्तान को डर है कि युद्ध या तनाव की स्थिति में भारत पानी रोक सकता है या बाढ़ ला सकता है। भाई साहब जो बांध बना रहा है, ऐसा पाकिस्तान, ऐसा भारत करेगा नहीं। इतना निर्दयी नहीं है कि पानी से छोड़ दिया बर्बाद हो जाओ, इतना निर्दयी भारत नहीं है। लेकिन चूंकि चिंता है दुलहस्ती परियोजना सेकंड से,
दुलहस्ती परियोजना सेकंड, दुलहस्ती में ऑलरेडी एक योजना चल रही है, कितने मेगावाट की, देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो भाई साहब 390 मेगावाट की, लेकिन ये दुलहस्ती परियोजना सेकंड है। और इसी को लेकर के जो है पाकिस्तान डरा हुआ कि भाई ये युद्ध में अपना ये जो है क्या करेगा, फायदा उठाएगा और हमको बर्बाद कर देगा। बहुत डरावना देश है, फिर भी आराम से बम फोड़ता रहता है अपने आप पे, है नहीं। बच्चों ऐसा देश है पाकिस्तान, बच्चे नहीं होते हैं, गुस्सा आ जाएंगे तो बम मार देंगे तुमको उठा के इधर उधर, वैसे हैं। चलिए, चिनाब नदी पर भारत द्वारा हाल ही में मंजूर की गई दुलहस्ती चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना और उस पर पाकिस्तान की आपत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन क्या है, भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना को तकनीकी आर्थिक मंजूरी दे दी है। बिल्कुल ठीक है, दे दी है। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है जिसका उद्देश्य सिंधु जल संधि के तहत भारत को मिले अधिकारों का उपयोग करना है। ठीक है, पाकिस्तान ने इस परियोजना का विरोध करते हुए दावा किया है कि इसका डिजाइन संधि के अनुबंध डी का उल्लंघन करता है और निचले इलाकों में पानी के प्रवाह को बाधित कर सकता है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कई बार कौन सा कथन सही नहीं है भी पूछ लेता है, कई बार पूछता है सही है, तो कौन सा कथन सही है अब बताओ आप लोग, अभी आपने जस्ट इसको पढ़ा है, क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर बताइए। मुझे लगता है कि इसमें तीनों कथन सही होना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा दिमाग कह रहा है ना, शायद तीनों होगा इसमें, बिल्कुल सही बात है, तीनों होगा, 1, 2 और तीनों, डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए देखते हैं सही है गलत है। सही है। प्रलय मिसाइल, अभी डीआरडीओ ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है, प्रलय मिसाइल। ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित ये अपने आप में मिसाइल है, मारक क्षमता इसकी जो है शानदार है और सरफेस टू सरफेस पर ये चलती है। सरफेस टू सरफेस कई बार पूछता है एग्जाम में कि कोई मिसाइल अगर लॉन्च की गई है तो वो सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है या एयर टू एयर है। तो जब भी कोई मिसाइल लॉन्च हुआ करे तो ये देख लिया करिए कि वो कौन सी प्रकार की है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, डिजाइन किसने किया है, किसने लॉन्च किया है और क्षमता उसकी कितने किलोमीटर की है और वो सरफेस टू एयर है या एयर टू एयर है या एयर टू सरफेस है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते आते हैं। ठीक है, डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से सॉल्वो लॉन्च का सफल परीक्षण किया। इसका अर्थ है कि एक ही मोबाइल लॉन्चर से बहुत कम समय के अंतराल पर 2 मिसाइलें दागी गई। यह परीक्षण यह साबित करता है कि युद्ध की स्थिति में यह मिसाइल सिस्टम दुश्मन के हवाई रक्षा तंत्र को ध्वस्त करने के लिए बना हुआ है, क्षमता रखता है अपने आप में। प्रलय क्या है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है या एक सामरिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर की है। इसे दुश्मन के रडार, कमांड सेंटर और हवाई पट्टियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत जो एक निश्चित परवलयिक पथ यानी परवलयाकार जो उसको बोलते हैं ना का पालन करती है। प्रलय अपनी उड़ान के अंतिम चरण में रास्ता बदलने में सक्षम है अपने आप पे। यह विशेषता इसे दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए रोकना बेहद मुश्किल बनाती है अपने आप पे। तो यानी कि ऐसे अगर ये गई, ठीक है, तो हजारी अपना रास्ता लेकिन चेंज कर सकती है, ऐसे हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए भैया क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इस प्रकार के कूट वाले प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा, अच्छा डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है भाई साहब बताइए, डीआरडीओ की स्थापना वर्ष और इसके अध्यक्ष कौन है बताइएगा मुझे तुरंत। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा हाल ही में किए गए प्रलय मिसाइलों की सफल साल्वो लॉन्च के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है, आपको विचार करना है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, जहां पहली बार एक ही मोबाइल लॉन्चर से लगातार 2 मिसाइलें दागी गई। ठीक है, प्रलय एक कनस्तर आधारित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे दुश्मन के विमानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह भारत की पहली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जो उड़ान के अंतिम चरण में हवा में रास्ता बदलने में सक्षम है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना कठिन हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बहुत माइन्यूट सा जो है क्या कहते हैं इसमें अंतर है, क्या हो जाएगा बताओ, सोचो फिर बताओ मुझे, है ना, सोचो 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 सोचो। मेरा बर्थडे भूल गए जी, हाँ भूल गए, अब याद करते हो, अच्छा दिसंबर था, जनवरी था, दिसंबर था, क्या था, ऐसे इसको सोचो जैसे बर्थडे सोचते हो भाई साहब, ऐसे इसको सोचो क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर बताइए। सोचते होंगे हृदय सर कितना परेशान करते हैं यार, कहां जान जाते हैं सारी बातें, अरे यही सब तो करते हो आप लोग, क्या करते हो बताइए। अब बताइए कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बहुत थोड़ा सा छोटा सा माइन्यूट सा इसमें मिस्टेक है। ये देखो, सतह से सतह, भाई साहब सतह से हवा लिखा है इसमें, सतह से सतह होगा ना, तो बस ये रॉन्ग है आपका, एक सही है,
3 सही है, 1 और 3 कहां पर, सी वाले में है, तो ए सी इज द राइट आंसर। बस हो गया काम, ठीक है। देखो ध्यान पड़ेगा नहीं आपका, लेकिन है आसान, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अभी चर्चाओं में है, और अभी क्या हुआ, कई सारे बाघों की मृत्यु हो जाने से ये जो है क्या कहते हैं, चर्चाओं में है। हम बाघों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई बाघ अभी हाल ही में क्या हुए हैं, मृत्यु की भेंट चढ़ गए, इसलिए चर्चाओं में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको एनटीसीए कहते हैं, ने 1 जनवरी 2026 को वर्ष 2025 के लिए बाघ मृत्यु दर के आंकड़े जारी किए हैं, जो संरक्षणवादियों के लिए चिंता का विषय है। 2025 में भारत ने कुल 166 बाघों को खो दिया। यह आंकड़ा 2024 में हुई 126 मौतों से की तुलना में काफी अधिक है, 40 प्लस है। यह पिछले 1 दशक में दर्ज की गई सबसे अधिक वार्षिक मृत्यु की संख्या से एक है। इनमें से 31 शावक हैं, यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मृत्यु दर भी इनकी बढ़ रही है। पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल जो है, यानी कि जो 25 का आंकड़ा, 26 में जो आंकड़ा भी जारी किया गया है, 40 ज्यादा जो बाघों की संख्या है मृत्यु के लिए। तो ये एक चिंताजनक बात है, जो संरक्षण करते हैं इनका, उनके लिए चिंताजनक बात है अपने आप में। मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, इस सूची में शीर्ष स्थान रहा है। राज्य में 55 बाघों की मौत दर्ज की गई, एमपी में। इसके बाद महाराष्ट्र में 38 बाघ, केरल में 13, असम में 12 का स्थान है। मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी बाघ आबादी, ठीक है जो 2022 की जनगणना थी, ठीक है, लेकिन यहां पर मौतें भी उसी अनुसार हो रही हैं। ये एक चिंताजनक बात है। आप जानते होंगे बाघों के संरक्षण के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, ठीक है, बाघ संरक्षण जो है क्या कहते हैं, कई योजनाएं इस पर बनाई गई हैं, तो लेकिन फिर भी इस पर दिक्कत हो रही है अपने आप पे। तो ये चिंताजनक बात है भाई, इतने बड़े स्तर पर जो मृत्यु हो रही है, उसके पीछे क्या प्रमुख कारण है, इन पर कार्य करने की आवश्यकता है, बहुत बड़े स्तर के, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवैध शिकार और कई अन्य मामले इसमें जो है सामने आते हैं, ठीक है। तो ये कई सारी बातें हैं, और आजकल ह्यूमन की जो एक बढ़ती संख्या है इन जगहों पर, अवैध शिकार, कई अन्य प्रकार के कारक जो है इसमें जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, अब आप बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एनटीसीए, अच्छा इसके बारे में अलग से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, ठीक है। इसके द्वारा हाल ही में जो एक आंकड़ा जो जारी किया गया है बाघों को लेकर के, उनकी मौतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 2025 में कुल 166 बाघों की मृत्यु दर की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 अधिक है, ठीक है। बाघों की सर्वाधिक मृत्यु टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश में हुई है, जहां 55 बाघों की जान गई है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। विशेषज्ञों के अनुसार मौतों का एक प्रमुख कारण संरक्षित क्षेत्रों में बाघों की बढ़ती आबादी के कारण उत्पन्न क्षेत्रीय संघर्ष है। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत चिंताजनक बात है अपने आप पे। इकोसिस्टम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाघ वगैरह, लेकिन इनके संरक्षण के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी मौतें भी हो रही है, जो कि चिंताजनक बात तो वास्तव में है भाई साहब, है ना। क्या कीजिएगा, 1 और 2 होगा, क्या होगा इसका उत्तर, डी हो जाएगा। 1, 2 तीनों सही है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन मिलाप, अभी दिल्ली पुलिस ने 2026 में कई प्रकार के ऑपरेशनों के अंतर्गत जो है मिलाप, जो इनका ऑपरेशन था, उसके तहत बड़ी सफलता जो है हासिल की है, और इन्होंने जो है जो लापता व्यक्ति होते हैं उनको सफलतापूर्वक खोज लिया है। मिलाप योजना इनकी है, मिलाप अभियान है। आप जानते होंगे कि मानव तस्करी अपने आप एक बड़ा मुद्दा होता है। मानव तस्करी, अवैध मजदूरी आदि के लिए जो है लोगों को, किशोरों को पकड़ा जाता है, फिर अलग अलग देशों में, राज्यों में बेच दिया जाता है उन्हें, ठीक है। तो इसको लेकर के, और कई बार तो जो आप मूवीज में नहीं देखते हैं कि अंग का जो है अवैध कारोबार जो होता है, लोगों को जो है मार दिया जाता है और उसके बाद उनके अंग को निकाल करके बेचा जाता है। ये आज ये मूवी में जो दिखाया गया, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं भाई साहब, ये वास्तविक घटना है कि आपके बच्चे कई बार किडनैप हो जाते हैं, कई बार आदमी खो जाते हैं। ये वास्तविकता है कि आज भी अवैध मजदूरी तो कम, लेकिन अवैध जो अंग होते हैं उनके लिए यह काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी एमवी मत छोड़ा करिए, वैन में ऐसे एमवी भी मत छोड़ा करिए, कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए बच्चों को अपने साथ स्कूल ले जाइए, साथ लेके आइए, ठीक है। और बैन पे बिल्कुल मत भेजा करिए। बैन तो वैसे बहुत तेज चलाते हैं बैन, मैं देखता हूं कि बैन एकदम ठूस भर लेंगे और उसके बाद तेजी के साथ चलाएंगे। अगर हल्का सा कहीं डिसबैलेंस हुई बैन, तुरंत बच्चे सब गए काम से। अक्सर देखते भी रहते होंगे आप घटनाएं। तो ये सब बच्चों को लेकर आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहा करिए, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के दक्षिण पश्चिम जिले ने वर्ष 2025 में कुल 1303 लापता व्यक्तियों को सफलतापूर्वक खोज निकाला। यह जिला पुलिस द्वारा चलाए गए गहन तलाशी अभियानों और सार्वजनिक स्थानों
की निगरानी का परिणाम है अपने आप में, है ना। बरामद किए गए 1303 लोगों में से 869 वयस्क थे और 434 नाबालिग थे। बताइए क्या हाल है। यह दर्शाता है कि लापता होने वालों में वयस्कों की संख्या लगभग दोगुनी थी। दिसंबर 2025 में ही पुलिस ने 102 लोगों, जिसमें से 35 बच्चे और 67 वयस्कों को खोज निकाला था। ऑपरेशन मिलाप कोई नई पहल नहीं है, इसे दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी विरोधी इकाई द्वारा लापता बच्चों को ढूंढना और उन्हें उनके परिवारों से मिलाना था। यह केवल तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें खोए हुए बच्चों को बाल गृहों से उनके माता पिता तक पहुंचाना भी इसमें शामिल है अपने आप। तो ये बड़ी योजना है दिल्ली पुलिस की अपने आप पे, है ना। चलिए आप बताइए प्रश्न आप लोग इस पे क्या हो जाएगा इसका उत्तर। ऑपरेशन मिलाप और दिल्ली पुलिस की नाहालिया उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप इसको पढ़िए और मुझे इसका उत्तर बताइए तुरंत फटाक से, क्या हो जाएगा। चलिए पढ़िए भाई साहब। नींद नहीं है, 9 बजे तो नींद नहीं आती ना, सुबह तो नहीं उठ पाते थे, अब तो आराम से 9 बजे तो जग रहे होंगे आप लोग, है ना। अब बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बोरिंग वाले लगते हैं लेकिन आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे बात आरओ के एग्जाम की हो चाहे पीसीएस के एग्जाम की बात हो, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को लेकर के एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं, सिलेबस आदि को लेकर के, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, देखो ए 1 और 2 केवल, ये नहीं सही है ना। 2024 में नहीं शुरू किया गया है, ये तो 2014 की है योजना ना भाई साहब, बस हो जाएगा। चलो रॉन्ग हो जाएगा, 1 और 2 सही है। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, आप इसको बताइएगा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअली उद्घाटन किस शहर में किया है। अभी तो हमने बताया था भाई साहब इसको, फर्स्ट या सेकंड टॉपिक तो यही तो था हमारा। बताइएगा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। उत्तर कमेंट करके प्लीज बताइएगा। दूसरा, आज का ये प्रश्न आज का है अभ्यास के लिए, आप इसको लिखिएगा, लिख करके आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर भेज सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो कि है आपके सामने 8604409201। इस पर आप लिख करके भेज सकते हैं, या पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, डायरेक्टली मुझसे आप बात कर पाएंगे इस नंबर पे। दूसरी बात है, अभी ऑफर चल रहे हैं अभ्युदय बैच 26 के लिए, आरओ के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के लिए, उनके लिए भी कोई क्वेरी करनी है तो जो भी कोर्स आपको लेना होगा उस कोर्स का नाम लिख करके आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, बस इतना कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, विवेचना कीजिए। ये आपको लिखना है, आप जो है 200 शब्दों में इसको लिखिएगा, ठीक है, 200 वर्ड्स में, और मुझे आप लिख करके भेज सकते हैं। आप अगर प्रयास ऐसे करते रहेंगे, आप आला आराम से, 1% डेली देता हूं, अगर आपने 1 प्रश्न डेली अगर लिख लिया तो भी आपका काम बन जाएगा। एक ही उत्तर आप लिखिएगा, लेकिन लिखिए जरूर से आप, ठीक है। चलिए, अब आपको आपसे मैंने लास्ट टाइम पूछा था प्रश्न आपसे कि गांधी के सर्वोदय सिद्धांत से आप क्या समझते, चर्चा कीजिए। गांधी के सर्वोदय सिद्धांत का मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया सभी का उदय या कल्याण। यह सिद्धांत केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित न होकर के समाज के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। सर्वोदय, सभी का उदय, सभी का विकास, सब रूप से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, और देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उद्धार हो। सर्वोदय, सभी का उदय, अमीर का ही नहीं, केवल अमीर के साथ गरीब जो कि अंतिम पायदान पर है, ग्रामीण क्षेत्र का जो है व्यक्ति, उस तक जो है उस तक लाभ मिले, ये सर्वोदय का सिद्धांत है। सर्वोदय, सभी का उदय हो अपने आप, है ना। गांधी के अनुसार सर्वोदय व्यवस्था वह है जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेषकर अंतिम व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित हो, विकास, नैतिकता, अहिंसा, सत्य पर आधारित हो अपने आप में, ठीक है, व्यक्ति और समाज के हितों का सामंजस्य हो। यह सिद्धांत उपयोगितावादी विचारधारा के विपरीत है, जहां बहुसंख्यक का सुख प्रधान होता है। सर्वोदय सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या है, अंत्योदय की भावना, समाज की नीतियां सबसे कमजोर व्यक्ति को केंद्र में रख करके बनाई जानी चाहिए। जो सबसे कमजोर है, अंत्योदय, अंत में जो व्यक्ति है उसका उदय पहले होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अहिंसा और सत्य, यानी कि सामाजिक परिवर्तन हिंसा नहीं बल्कि नैतिक बल से होना चाहिए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर उसे समाज की अमानत मानना चाहिए। ट्रस्टी, गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत बहुत पूछता है भाई साहब एग्जाम में, ये एथिक्स में भी खूब पूछता है और बाकी आपके अन्य पेपर में पूछता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बहुत है, गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत, रामराज की संकल्पना गांधी जी का, ठीक है, सर्वोदय का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत जो गांधी जी के हैं बहुत महत्वपूर्ण है और आप एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इनको अलग से रेडी कर लीजिएगा आप तो प्लीज, है ना। चलिए, विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर गांव और स्थानीय स्तर पर निर्णय निर्माण हो, श्रम की गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय। सर्वोदय सिद्धांत का महत्व क्या है, यह मानवीय और नैतिक विकास मॉडल प्रस्तुत करता है।
समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा को सशक्त करता है और लोकतंत्र को जनकेंद्रित बनाता है, सामाजिक समरसता और शांति को बढ़ावा देता है। ये क्या है? सर्वोदय सिद्धांत का महत्व है अपने आप पे। तो ये बिल्कुल रेडी कीजिएगा और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। आलोचनात्मक पक्ष इसका भी है। आलोचनात्मक पक्ष क्या है इसका? आलोचनात्मक पक्ष है कि आधुनिक औद्योगिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसे लागू करना कठिन है। अत्यधिक नैतिक आदर्शवाद, व्यवहारिक सीमाएं हैं इसकी, तीव्र आर्थिक विकास के मॉडल से टकराव हो जाता है और फिर भी इसकी मूल भावना आज भी प्रासंगिक है अपने आप में। निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम? निष्कर्ष लिखेंगे कि गांधी का सर्वोदय सिद्धांत केवल एक सामाजिक आर्थिक विचार नहीं बल्कि मानवता आधारित विकास दर्शन है। वर्तमान समय में जब असमानता, उपभोक्तावाद और सामाजिक विघटन बढ़ रहा है, तब सर्वोदय सिद्धांत न्यायपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ समाज के लिए निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये एक अच्छा सिद्धांत है जो कि सर्वोदय का है। इस पर आप लिखिएगा। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, रामदास की संकल्पना और अहिंसा का सिद्धांत, ये सब आप लोग जरूर पढ़िएगा गांधी का। गांधी बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब आपके, ठीक है। चलिए, इसके अलावा पीसीएस का हमारा बैच चल रहा है, अभी इस पे ऑफर चल रहा है फाउंडेशन कोर्स पर। सीधे 12,000 की फीस जो कि अब हो गई 6,000 आप ले सकते हैं। इसमें प्री प्लस मेंस आपका, पीवाईक्यूज आपका, टेस्ट प्री प्लस मेंस की, सीसीएट, हिंदी सब कुछ कराया जाएगा। इसके लिए आप पीसीएस लिख करके और इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो कोर्स हमारे हैं, आरओ का बाकी कोर्सेज हैं, उन सब पर अभी छूट चल रहा है, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।